नमस्कार दोस्तों। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड हो गई है और इंटरडिपेंडेंट हो गई है। फूड से लेकर इंडस्ट्री तक सारी चीज़ों का लेकर व्यापार किया जाता है और इसी फूड सप्लाई चेन की वजह से कोरोना पैंडेमिक आया और जिसकी वजह से दुनिया भर की कंट्रीज़ लॉकडाउन फेस कर रहे हैं। अगर रिसेंट एग्जाम्पल देखें तो अमेरिका की एक थॉमसन इंटरनेशनल फूड सप्लाई चेन है, एक कंपनी है जो कि कनाडा और मेक्सिको में अपनी सब्जियां बेचती है। तो वहाँ की प्याज में एक साल्मोनेलाई नामक एक बैक्टीरिया पाया गया जिसकी वजह से इन देशों में इस तरह की इन्फेक्शंस की संभावना हो रही है और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं। तो कोरोना के बाद ये दूसरा केस था, लेकिन इसके वजह से दुनिया के ज़्यादातर देश नहीं प्रभावित होंगे क्योंकि ज़्यादातर देश लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया भी बाहर से बहुत सारी चीज़ों का आयात करता है, जैसे कि अमेरिका के सेब हो गए और संतरे हो गए और केला हो गया और बहुत सारी सब्जियां, अनाज इस तरह से बाहर से आयात करता है। तो ऐसे कंडीशन में जो इस तरह की बीमारियां हैं, इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर ग्लोबलाइजेशन का एक दूसरा और भी नुकसान देखें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से देशों को ट्रेड डिफिसिट फेस करना पड़ता है, इलीगल ट्रेड एक्टिविटीज़ फेस करनी पड़ती हैं और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पर टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं है, वहाँ के डाटा का इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार किया जाता है। तो इस तरह से जो आज का एक ऑप्शन निकल के आता है कि इन सारी इलीगल एक्टिविटीज़ से और इल एक्टिविटीज़ से बचने का अगर सबसे बड़ा उपाय है तो वो है आत्मनिर्भरता, क्योंकि आत्मनिर्भरता से ही सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर अगर बनेंगे तो ये सारी बीमारियां कम होंगी। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आत्मनिर्भर होंगे तो जितना ज़्यादा हम अपनी मौलिक आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है वो कम होगा। तो इस तरह से आत्मनिर्भरता एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह काम किया जा सकता है। अगर दूसरे तौर पे देखें तो इंडिया आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और यहाँ पर 5,000 ईयर्स की पुरानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, यहाँ की नॉलेज है, एंशियंट नॉलेज है, यहाँ पर एंशियंट लिटरेचर्स हैं, आयुर्वेदा, योगा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूथ है। तो यहाँ पे पावर भी है और नॉलेज भी है। तो ऐसी जो दो चीज़ें हैं, नॉलेज और पावर, इन दोनों को मिला के एक इंडिया को वर्ल्ड पावर सेंटर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से अपनी कंट्री को निकालने के लिए, ये सारी जो चुनौतियाँ उससे बाहर निकालने के लिए और उसे जो है फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, अपनी मौलिक चीज़ों के लिए दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी जो है उसे कम करने के लिए, ये भी आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है। तो एक आत्मनिर्भरता का प्रिवेंटिव मेजर है और एक है अपने देश को जो है इसको ग्रो करने के लिए आत्मनिर्भर आवश्यक है। अगर लेकिन हम रिसेंट पर्सपेक्टिव में देखें तो आज दुनिया के बहुत सारे विकसित देश, जैसे अगर यूएसए की बात करें तो वो बी अमेरिकन एंड बाय अमेरिकन की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। वो ऐसे देश जो है जहाँ की इकॉनमी बहुत अच्छी है, वो अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब ऐसी करंट सिचुएशन है और दुनिया भर के देश एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया का जो ये आत्मनिर्भरता वाला मिशन है, इसको और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मनिर्भरता क्या है। आत्मनिर्भरता बेसिक्स तो सबको पता है, तो इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ये क्यों ज़रूरी है या इसके क्या फ़ायदे हैं, ये आत्मनिर्भर हम कैसे बन सकते हैं, क्या इसमें चैलेंजेस आएंगे और इसमें आगे की दिशा क्या होगी। इसके बारे में, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सभी को पता होगी और ये बहुत जगह अवेलेबल है, लेकिन आज हम इसका थोड़ा एनालिसिस करके पढ़ेंगे और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका प्रमुख उद्देश्य इकोनॉमी को रिवाइवल करना है और लोकल सप्लाई चेन को मजबूत करना है। आत्मनिर्भरता को हम दो एस्पेक्ट्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि जो लोकल है उसको लेकर वोकल बनना है
मतलब लोकल चीज़ों को प्रोत्साहित करना है, अपने जो लोकल सप्लाई चेन्स हैं उसे मजबूत करना है। और दूसरे लेवल पे देखें तो लोकल को ग्लोबल लेवल का भी बनाना है, उसे लेकर ये नहीं कि केवल देश भर में फैलाना है, बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी और ग्लोबल कम्पिटेंट के लिए भी उसको तैयार करना है। तो इस तरह से आत्मनिर्भरता का दो आशय हो सकता है, एक तो अपनी चीज़ों को लेकर मजबूत बनना, और दूसरा उसको वर्ल्ड लेवल पे मजबूत बनाना। इसके लिए कहा जाता है, एक टर्म में है पर्टिकुलरली, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर वर्ल्ड। तो इस तरह से जो ग्लोकल अब चीज़ों को बनाना है। आत्मनिर्भरता की जब प्रधानमंत्री मोदी ने बात की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, और कुछ इंडिया के भी क्रिटिसिज्म आए कि ये सेल्फ रिलायंस ही नहीं बल्कि सेल्फ सेंटर्डनेस है, मतलब आत्म केंद्रितता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मनिर्भरता बिल्कुल भी आत्म केंद्रितता से संबंधित नहीं है। आत्मनिर्भरता आइसोलेशन पे नहीं फोकस करती है, बल्कि ये अपनी जो बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं और जो फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको स्ट्रेंथन करने की बात करती है और उसको ग्लोबल लेवल पे बनाने की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में भी कहा कि बहुत सारे ऐसे जो ग्लोबल ब्रांड्स हम यूज़ करते हैं वो कभी ना कभी लोकल हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वहाँ के नागरिकों ने उसे प्रोत्साहन दिया, उस चीज़ों को बढ़ाया, वैसे वैसे वो ग्लोबल बनते गए। तो इंडिया के लोगों को भी वही करना है, पहले जो उनका लोकल डिमांड है उसे अपने देश में बनाना है, उसके बाद उसे ग्लोबल लेवल पे बनाना है। तो इस तरह से आत्मनिर्भरता किसी तरह से आत्म केंद्रितता नहीं है, ये सेल्फ सेंटर्डनेस बिल्कुल नहीं है, और ना ही इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन से कट जाना या बिल्कुल भी प्रोटेक्शनिज्म की नीति अपनाना, जैसे कि अमेरिका कर रहा है। अमेरिका जो है ये डिक्लेयर कर चुका है कि अमेरिका फर्स्ट हमारी पॉलिसी है, लेकिन इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में ये साफ कहा कि आत्मनिर्भरता वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे काम करती है। ये ग्लोबलाइजेशन और ये एक तरह से ग्लोकलाइजेशन पे फोकस है, जिसमें कि लोकल चीज़ों को ग्लोबल लेवल पे लाया जाएगा, ग्लोबल लेवल पे उन्हें कंपटीशन की योग्य बनाया जाएगा, लोकल लेवल पे मजबूत किया जाएगा। तो इस तरह से ये एक आत्मनिर्भरता के बारे में हम समझ बना सकते हैं कि ये किसी तरह से जो है सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं है, किसी तरह से ये आइसोलेशनिज्म इंडिया का नहीं है। इनफैक्ट ये इंडिया की जो लोकल एक्टिविटी है जब उसे प्रमोट करेगा तो वो ग्लोबल लेवल पे भी उसके बारे में ग्लोबल लेवल पे भी वो चीज़ें compete करने के काबिल होंगी और इंडिया और भी ग्रोथ करेगा। आइए अब हम देखते हैं कि आत्मनिर्भरता भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं जिनसे बचने के लिए आत्मनिर्भरता ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर हम इंडिया के कुछ ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको प्रमोट करने के लिए जो है सेल्फ रिलायंसी बहुत ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो आज इंडिया रिसेशन को फेस कर रहा है, और इस रिसेशन का सबसे प्रमुख कारण है कि डिमांड की कमी है। डिमांड की कमी की वजह से आज रिसेशन को फेस कर रहा है। लेकिन जब पोस्ट कोविड एरा में जब लॉकडाउन ये सब ख़त्म हो जाएगा और लोग फिर से काम करने के लिए आएंगे तो माइग्रेशन, और हो सकता है कि लोग शहरों की तरफ कम माइग्रेट करें। तो यहाँ पर लोगों को लोकल चीज़ों में प्रोडक्टिविटी उनको बढ़ाने के लिए, लोकल चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। अगर दूसरा कारण देखें तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इसमें रिसर्च वगैरह करके इसे अपने विकास में शामिल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जन भागीदारी की आवश्यकता है। अगर कोई आदमी इससे पीछे छूट गया तो फिर वो हमेशा छूटा रह जाएगा। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए भी इंडिया को अपने यहाँ की पॉपुलेशन को सशक्त बनाना होगा, और आत्मनिर्भर एकमात्र उपाय है। अगर हम एक अगला कारण देखें तो वो है कि इंडिया को नॉर्मली वर्ल्ड में मार्केट की तरह देखा जाता है। इसे कभी भी प्रोड्यूसिंग कंट्री की तरह नहीं देखा जाता या मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ की तरह नहीं देखा जाता है,
जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूथ है। तो यहाँ की यूथ को जो है स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आत्मनिर्भरता का उपाय अपनाया जाए। अगर हम अगला कारण देखें तो वो है ये जो करेंसी की प्रॉब्लम है। आज इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। ये लगातार डिवैल्यूएट होती जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसमें से धीरे धीरे इंडिया की करेंसी कम होती जा रही है, उसकी हिस्सेदारी कम होती जा रही है और डॉलर की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। तो ये जो समस्या है इसे इस तरह से कम किया जा सकता है कि जैसे हम अपने यहाँ पर आत्मनिर्भरता को सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में और लोकल एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो ये जैसे जैसे जो लोकल चीज़ों के बारे में लोग सपोर्ट करेंगे, उसकी लोकल चीज़ें खरीदेंगे, जो जो इंडिया की करेंसी है इसकी पावर बढ़ेगी, इसका जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से ये डॉलर के मुकाबले ये मजबूत होगी और धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगेगी इसकी सिचुएशन। और एक अगला कारण देखें तो वो है रेजिलिएंट डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाने के लिए। आज हम स्किल भी ऐसा तैयार कर रहे हैं या स्किल का जो पैटर्न हो गया है वो ऐसा है कि वो हर जगह तो हर चीज़ में तो अप्लाई है, लेकिन जब पैंडमिक वगैरह ऐसी सिचुएशन में वर्क फोर्स एकदम काम ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसके पास ऐसी स्किल ही नहीं रहती है। तो इस तरह से जो आत्मनिर्भरता जो मिशन होगा उसके अंतर्गत जो भी स्किल्स प्रोवाइड होंगे या फिर जिन एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा वो रेजिलिएंट रहेंगी। रेजिलिएंट मतलब होता है कि किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना या किसी भी चुनौती के अनुसार ढल जाना। तो इस तरह की डेमोग्राफी जब बनेगी, इस तरह की जब जो पॉपुलेशन है जब उसे ऐसे स्किल्स में ट्रेंड किया जाएगा जो हर सिचुएशन में ढल जाए, किसी पैंडेमिक में या किसी डिज़ास्टर में, तो वो इकोनॉमिक लेवल पे जो इंडिया बहुत सारी चुनौतियां फेस करता है डिज़ास्टर्स आने पे या पैंडेमिक आने पे जैसे अभी फेस कर रहा है, तो सिचुएशन काफ़ी ख़त्म हो जाएगी। अगर इसको एक हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझें तो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार में बहुत फेमस है, लेकिन ये जो पैंडेमिक आ गया था तो उसके बाद वहाँ के लोगों की जो स्किल था उसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई क्योंकि जब किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो पेंटिंग्स नहीं खरीदेगा, वो बेसिकली अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा। लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि मास्क में अब वो मधुबनी पेंटिंग्स की डिज़ाइन बना बना के उसे बेच रहे हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही। तो कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल या इनोवेशन तैयार करना है जिसकी वजह से रेजिलिएंट डेमोग्राफिक डिविडेंड तैयार हो। तो ये एक प्रमुख कारण है, ये कुछ इकोनॉमिक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आत्मनिर्भरता अपनाना चाहिए। अगर हम कुछ सोशियो कल्चरल एग्ज़ाम्पल्स को देखें या सोशियो कल्चरल रीजंस को देखें तो आज इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। एक गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है और अमीर हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके पास है। तो इस तरह से इस गैप को ख़त्म करने के लिए और इंक्लूसिविटी लाने के लिए ग्रोथ में ये आत्मनिर्भरता जो है आवश्यक है और जेंडर गैप्स को भी कम करने में ये आत्मनिर्भर भारत मिशन काफ़ी सहायक होगा। जो दूसरा सोशियो कल्चरल रीज़न है वो है कि हमारी जो देश है उसमें बहुत सारे जो इलाके हैं, सुदूर इलाके हैं और सुदूर इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो प्राय मेन स्ट्रीम इकॉनमी से, मेन स्ट्रीम जनरेशन से प्राय वो जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आत्मनिर्भरता को प्रमोट किया जाएगा तो लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो वहाँ के लोग प्राय आइसोलेशन फील करते हैं जब इंडिया के सेंट्रल पार्ट में या फिर इंडिया में कहीं भी विज़िट करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत मिशन जब लाया जाएगा और उनके चीज़ों को पहचान मिलेगी, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के कल्चर को एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, तो वो एक तरह से जो है वो तो इस तरह चीज़ को प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। अगर हम जम्मू कश्मीर के केस में बात करें तो पिछले साल जब वहाँ पर पूरा सब कुछ सीज़ कर दिया गया था, लोगों की मोबिलिटी ख़त्म कर दी गई थी, तो इंडिया में जो था कि वहाँ पर जो वहाँ का सेब प्रोड्यूसर हैं, एप्पल प्रोड्यूसर हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था, उन्हें अपने सेब फेंकने पड़ गए थे।
जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और जबकि इंडिया बाहर से सेब मंगा के वही महंगे दामों पे मंगा के उसे वहाँ पर इंडिया में पूरा बेचा जा रहा था। तो इस तरह से इंटरनल कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए भी आत्मनिर्भर भारत मिशन बहुत ज़रूरी है। और ये आइडियोलॉजी लोगों को खुद समझना होगा कि अगर हमारी कंट्री में ये प्रोड्यूस हो रहा है तो हम बाहर से क्यों मंगाएं। तो इस आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी आत्मनिर्भर भारत मिशन ज़रूरी है। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें और ऐसी कंट्रीज़ का एग्जांपल देखें जो इन चीज़ों में बहुत अच्छा कर रही हैं, तो हम पाएंगे कि कि ऐसे जो ज़्यादातर कंट्रीज़ वही हैं जो इंटरनली सेल्फ रिलायंट है और इंडिपेंडेंट है, दूसरी कंट्रीज़ पे अपनी बेसिक्स नीड के लिए नहीं डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही कंट्री एसडीजी में और जो है एसडीआई इंडेक्स में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इंडिया को भी उनसे सीख लेकर आत्मनिर्भरता के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से भारत को आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन के रूप में इसे चलाने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। यदि हम आत्मनिर्भरता के लाभ को समझें तो अभी हमने आत्मनिर्भरता के जो कारण समझे वही आत्मनिर्भरता के लाभ भी हैं, क्योंकि जिन कारणों को हम प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाएंगे वही उसके लाभ में बदल जाएगा। जैसे कि इससे इकोनॉमिक रिसेशन ख़त्म होगा, इकोनॉमिक इंक्लूजन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे यूज़ करने में समर्थ होंगे और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का एक काबिल हो जाएगा और ग्लोबल लेवल पे compete कर पाएगा। यहाँ की करेंसी का डिवैल्यूएशन कम होगा, स्किल और रेजिलिएंट डेमोग्राफी आएगी, इनइक्वालिटी ख़त्म होगी, मेन स्ट्रीम से जो बहुत सारे स्टेट्स हैं आइसोलेशन में रह रहे हैं तो उनका मेन स्ट्रीम में इंक्लूजन होगा। एसडीजी गोल्स के लिए जो 2030 तक जिसका लक्ष्य रखा गया है उसके लिए इंडिया अच्छे से काम कर पाएगा और इंडिया इंटरनल लेवल पे भी आपस में कनेक्टेड हो पाएगा। तो ये कुछ लाभ हैं जो इससे आत्मनिर्भर भारत से होंगे। इसके अलावा इसके बहुत से लाभ हैं जो बाद में जब इस पॉलिसी का मैनिफेस्टेशन होगा ग्राउंड लेवल पे तो इसके बहुत सारे अन्य फ़ायदे निकल के आएंगे जो एक तरह से कह सकते हैं कि आउटकम होगा, आउटकम बजट की तौर पे ये निकल पाएंगे। तो ये कुछ फ़ायदे थे आत्मनिर्भर भारत मिशन के। आइए अब देखते हैं कि कैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को सच बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में 5 चीज़ों पे फोकस करने के लिए कहा, जिसमें इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिविडेंड, ये 5 कारण थे जिस पे उन्होंने काम करके आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने की बात कही। अगर हम इसे एक एक स्टेप वाइज बात करें तो इकॉनमी के लेवल पे हमें वो लोकल को सपोर्ट करना होगा। अगर आज हम इंडिया के एक जोग्राफिकल लोकेशन के आधार पे इंडिया को डिवाइड करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, नॉर्थ वेस्ट स्टेट हो गया, नॉर्थ हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया और साउथ हो गया। तो हम जो है उनके जोग्राफिकल लोकेशंस के आधार पे वहाँ की इकॉनमी को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो डेवलपमेंट होगा एक तो वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन रखेगा, वहाँ पर जो लोकल पीपल हैं वो भी उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो पाएगा। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक लेवल पे है वो इकोनॉमिक कंट्री का एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी हो पाएगा और इससे जो है इकोनॉमी को इस तरह से यूज़ करके जो लोकल इकोनॉमी है उसको यूज़ करके आत्मनिर्भर भारत अभियान बनाया जा सकता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बात करें तो आज इंडिया जो है इंटरनेट लेवल पे बहुत ही डिसकनेक्टेड है। यहाँ पर ना जो है फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ना रोडवे, हाईवे है और ना ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वाईफाई कनेक्टिविटी है। तो डिजिटल और फिज़िकल दोनों तरह की कनेक्टिविटी को मेंटेन करके, सप्लाई चेन को मजबूत करके और भी जो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए जो भी कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत हो और भी जो सब्सिडियरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करके जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसे सपोर्ट किया जा सकता है। जो तीसरा जो कारण बताया नरेंद्र मोदी ने वो सिस्टम लेवल पे है कि इंडिया की जो अभी गवर्नमेंटल पॉलिसी हैं वो बहुत ही
अनरेगुलराइज हैं। वो जो एक तो सबसे पहले वो जोग्राफ़ी के हिसाब से नहीं है। किसी भी कंट्री को जो डेवलपमेंट होता है वहाँ उसमें वहाँ की जोग्राफ़ी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर जोग्राफ़ी के हिसाब से जो है डेवलपमेंट होता है तो वो हमेशा सस्टेनेबल रहता है। लेकिन इंडिया की पॉलिसी मेकिंग में प्राय ये फॉल्ट दिखती है कि जहाँ पर जोग्राफ़ी है, जिस हिसाब से जोग्राफ़ी है उस हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट फंक्शनिंग नहीं की जाती, डेवलपमेंट प्लानिंग नहीं की जाती। तो इस तरह से इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या केरला है या साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। तो वहाँ पर ऐसी जो है एक्टिविटीज़ के लिए प्लान करने की ज़रूरत है जो इसकी इकॉनमी के लिए सही हो। जैसे कि केरला में है तो वहाँ पर उनके लोकल ज़रूरतों के हिसाब से ऐसे इकॉनमी के लिए प्लान करना होगा जो लोकल लोगों को भी पार्टिसिपेट करे। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में काम करना होगा, ईज़ ऑफ लिविंग की दिशा में काम करना होगा। स्कूल, कॉलेजेस और इन जो बहुत सारी इंडस्ट्री और कंपनी है इनको इनोवेशन और रिसर्च के लिए आपस में जोड़ना होगा और इनकी एक अलग से प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी होगी। और सिस्टम लेवल पे जो ग्राम पंचायत हैं और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर स्टेट्स के बीच की बात करें तो स्टेट्स को आपस में उनका कोऑपरेशन को प्रमोट करके ही ये सिस्टम लेवल पे जो इसकी फॉल्ट्स हैं उसको कम किया जा सकता है। तो इस तरह से जो इंटरनल कनेक्टिविटी है और स्टेट्स के बीच में आपस की फेड जो इनमें क्राइसिस हो जाता है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उसको कम करके और इनका फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन करके इस दिशा में भी सिस्टम में सुधार करके इस दिशा में काम किया जा सकता है। और अगर सिस्टम लेवल पे देखें तो उससे और पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें मिला के थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन शामिल करके ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मिलाकर एक अच्छा जो है एक अच्छा मैनेजमेंट तैयार किया जा सकता है सिस्टमिक लेवल पे। अगर डेमोग्राफी की बात करें जो कि नरेंद्र मोदी ने नेक्स्ट पिलर बताया आत्मनिर्भर भारत अभियान का, तो इसमें एक ऐसी हमें एक सबसे पहले तो एक स्किल्ड और रेजिलिएंट डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रोड्यूस करना होगा। हमें लोगों को ऐसी स्किल सिखानी होगी जो हर टाइम में और हर सिचुएशन में काम कर सके, किसी भी पैंडेमिक में या डिज़ास्टर में वो फेल ना हो। लोगों को डिजिटल लिटरेसी के लिए जो है उनको एम्पावर करना होगा, उन्हें कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए प्रमोट करना होगा और एंटरप्रेन्योरशिप के नए जो लगातार इनोवेशंस आते रहते हैं उसको लेकर भी लोगों को प्रमोट करने के लिए काम करना होगा। जो अगला पिलर नरेंद्र मोदी ने बताया वो डिमांड का है कि किस तरह से डिमांड को इंक्रीज़ करके इकॉनमी को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो इंडिया पहले से ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है, लेकिन अभी तक हम बाहर की चीज़ों के लिए मार्केट है, हमारे देश में हमारी अपनी चीज़ों के लिए हम अच्छी मार्केट नहीं है या उनके लिए हम डिमांड नहीं क्रिएट करते हैं। तो लोकल चीज़ों को लेकर हमें डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत होगी और लोकल चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए भी उस दिशा में काम करना होगा। तो ये 5 पिलर्स थे, इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड, जिनके आधार पर हम इंडिया की इकॉनमी को आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ सकते हैं। अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान के कुछ चैलेंजेस की बात करें तो जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। आज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे इतना पुअर है कि वो इंटरनली बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। जो यहाँ की नदियाँ हैं वो भी जो है रिवर रूट्स वो भी सही से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस दिशा में काम करना एक चुनौती भरा काम होगा। जो दूसरा चैलेंज आता है वो स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन का है। आज इंडिया के स्टेट्स जो है वो आपस में कोऑपरेटिव उनका नहीं दिखाई देता है, वो एक दूसरे से के साथ काम नहीं करना चाहते या उनमें बहुत सारे टैक्स के इशू और भी ट्रांसपोर्ट के इशू सामने निकल के आते हैं। तो ये दूसरी बड़ी चुनौती है। जो तीसरी चुनौती है वो है हमारे यहाँ के बैंकिंग प्रॉब्लम्स। आज हमारी जो बैंक्स हैं वो 2008 की क्राइसिस की वजह से और भी पिछली क्राइसिस की वजह से एनपीए की जो समस्या है उसे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो इस वजह से जो इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान में कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
तो बैंक्स के द्वारा आज हम इन ऋण को उपलब्ध कराना एक कठिन चुनौती होगी, क्योंकि बैंक्स पहले से ही खाली हैं, तो उन्हें जब ये पैसे देने का बारी आएगी तो उनमें एक समस्या हो सकती है। अगर हम अगला जो चुनौती है वो देखें तो वो है एजुकेशन लेवल पे, जिसके लिए अभी फ़िलहाल काम किया जा रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन का भी अभी कोई काम नहीं हो रहा है। और उसमें जो एजुकेशन लेवल पे बहुत बड़ी कमी दिखाई जाती है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी। आजकल इंडिया में रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है और प्रैक्टिकल नॉलेज कम होती जा रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती है आत्मनिर्भर भारत अभियान की, जो कि भविष्य में इस चुनौती को बहुत अच्छे से ख़त्म किया जा सकता है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से काम हो रहा है। लेकिन अभी ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है आत्मनिर्भर भारत अभियान के रास्ते में। अगर अगली बड़ी चुनौती देखें तो वो मुझे जो समझ में आती वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की कमी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फसल बीमा योजना हो गया, इन सब की कमी। आज अगर भारत के एक वर्क फोर्स की बात करें तो यहाँ पे 9 या 8.5% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और 92 या 91.5% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और ये जो 91.5% वर्क फोर्स है, ये किसी भी तरह से इसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं प्रोवाइड की जाती, पेंशन्स नहीं प्रोवाइड की जाती, इनके लिए कोई हेल्थ के अलाउंसेस नहीं होते। तो इस तरह से ये जो बड़ी कमी है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये भी एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है। क्योंकि जब लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी स्कीम रहती है तो वो मोटिवेट होकर काम करते हैं। किसी भी मिशन के लिए उनको काम करने के लिए अंदर से इंस्पिरेशन आता है। लेकिन अभी जो इंडिया की करेंट सिचुएशन है और यूनिवर्सल हेल्थ की सिचुएशन है, तो उससे देखकर लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती हो सकता है। अगर पॉलिसी लेवल पे बात करें तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें काफ़ी सुधार हो रहा है। जैसे अभी टैक्स में रिफॉर्म आया है, जिसमें कि अब सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस टैक्सेशन का प्रणाली होगा। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो पब्लिक सेंट्रिक नहीं हैं, वो गवर्नमेंट सेंट्रिक हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनमें, या रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप की पॉलिसीज़ हैं। तो इस दिशा में भी सरकार को काम करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चुनौतियाँ थी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के विषय में उसके मार्ग में रोड़ा बन सकती हैं। एक बहुत ही फेमस कथन है कि आत्मनिर्भरता के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है, और महात्मा गांधी जी भी हमेशा इसी बात को ध्यान में रखकर वो ग्राम स्वराज या स्वराज पे फोकस करते थे, जिसमें उनका स्वराज का मतलब केवल स्वतंत्रता से नहीं था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी स्वराज की बात करते थे। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ये गांधी जी की यही स्वराज की अवधारणा को मजबूती देता है और उस दिशा में काम करने के लिए एक पहला प्रयास है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में इसके पहले मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को और स्किल लेवल को प्रोत्साहित किया गया था। लेकिन जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो एक तरह से इस स्वराज की स्पिरिट को एक तरह से हॉलिस्टिक अप्रोच में काम करने की बात करता है और उसे एक इंटीग्रिटी प्रदान करता है, उसको इस जो आइडियोलॉजी है उसको अखंडता प्रदान करता है। तो इस तरह से जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो गांधी की स्वराज की भावना से प्रेरित है, जो आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की भी बात करता है। तो इस तरह से ये था आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का एनालिसिस। इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत जगह अवेलेबल है, लेकिन इसका थोड़ा एनालिसिस की जो वीडियोज़ हैं उनकी कमी थी। तो ये था एनालिसिस का वीडियो, ये शायद आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो, तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।